दोस्तों, निबंध की हमारी श्रृंखला लगातार चल रही थी और निबंध की इस श्रृंखला में हमने दो निबंध इससे पहले देख लिए थे। दो शीर्षकों पर हमने पर्याप्त मात्रा में चर्चा की थी। पहला जो विषय था वो था विज्ञान और धर्म, जिसमें हमने दो विरोधी लगने वाले तत्वों को देखा। एक विज्ञान था और दूसरा धर्म था। ऐसा लगता था कि नदी के दो छोर हैं दोनों, लेकिन बाद में हमने क्या किया, तर्कों के माध्यम से अंत में यह सिद्ध कर दिया कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और कोई भी एक दूसरे के बिना काम नहीं चला सकता। ये चीज़ें हमने देखी थी। उसी प्रकार से हमने भारतीय संस्कृति नाम का जो विषय था उस पर दूसरे निबंध के विषय में चर्चा की थी। वहाँ हमने देखा कि भारतीय संस्कृति के अंदर कौन से कमज़ोर पक्ष हैं और कौन से मजबूत पक्ष हैं। उससे पहले हमने संस्कृति की परिभाषा और भारतीयता के संबंध में उसकी जो महत्ता है उसका वर्णन देखा था। अंत में निष्कर्ष हमने ये निकाला कि कमज़ोर पक्ष तो है ही, मतलब कमज़ोर पक्षों की उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें दूर किया जा सकता है। मनुष्य ही संस्कृति को बनाता है और वो चाहे तो इसे सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये सब हमने देखा और इन दोनों निबंधों को देखने के बाद हमें यह आइडिया लग गया है कि निबंध जब भी आप लिखिए तो शुरुआत में आप परिभाषाएं दीजिए। जो मुख्य शीर्षक है, जो शीर्षक आपके सामने परोसा गया है, उसको समझाने का प्रयास करिए कि असल में वो है क्या। जो बीच का हिस्सा होता है, जिसे आप मेन बॉडी कहते हैं, प्रारूप बनाते हैं तो उसमें जो बीच वाला हिस्सा होता है उसमें आप विभिन्न तथ्यों के माध्यम से तर्क दीजिए। अपने तर्क को प्रमाणित भी कीजिए, ऐसे कोरे हवाबाजी करने वाले तर्क नहीं। ऐसे तथ्य लिखिए या ऐसे तर्क दीजिए जिन्हें कि आप सिद्ध कर सकें। और अपने तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए आप विभिन्न विचारकों, लेखकों या कवियों के जो उद्धरण हैं, उनके रचनाएं हैं या कोई कथन है, कविता का कोई अंश है, उसका माध्यम ले सकते हैं, उसका सहारा ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। निबंध को बेहतर बनाने का ये तरीका है। कुछ लोग पूछते हैं कि कोटेशन कहाँ से लिया जाए, कविताएं कहाँ से ली जाए, उदाहरण कहाँ से लिए जाएं। तो देखिए दोस्तों, ये खोजना आपका काम है। कोई ऐसी किताब आज तक बनी ही नहीं है निबंध के संबंध में जिसमें कि सिर्फ कोटेशन और कविताएं आपको एक साथ मिल जाएं। और अगर छपती भी है, मान लीजिए ऐसी कोई किताब आपको मिल भी जाती है, तो वह पर्याप्त नहीं है। इसलिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि उसको खरीदने वाले हजारों लोग होंगे और जितने उसमें कोटेशन या जितने भी वाक्यांश, कविताएं, छंद दिए हुए हैं वो सभी लोग रट लेंगे और फिर सबके निबंध कैसे हो जाएंगे, एक जैसे। तो एक जैसा आपको लिखना है या थोड़ा अलग लिखना है। जब तक आप अलग नहीं लिखिएगा, थोड़ा ज्वलंत जो वाक्य हैं उन्हें नहीं डालिएगा, तब तक आपको बढ़िया नंबर नहीं मिलेंगे, एक औसत नंबर मिलेंगे। इसलिए अपना निबंध दूसरों से अलग करने के लिए आपको सामग्री भी अलग जुटानी पड़ेगी, दूसरों से भिन्न। तो ये काम आपका है। लेकिन हाँ, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से जो उसमें उदाहरण आपको देने हैं, उद्धरण डालने हैं, कथन डालने हैं, कविताएं डालनी है, उसके लिए कुछ सहायता आपको उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए अब आज का विषय देख लेते हैं, इंडिया बनाम भारत। जैसा कि पीछे हमने देखा है, पहले प्रारूप को हम लोग बनाएंगे और प्रारूप जो है वो पहले पेज पर नहीं बनेगा, ये आप बनाएंगे रफ में, सामने नहीं बनाना है। प्रारूप में आप ये तय करते हैं कि हमें लिखना किन क्षेत्रों में है। ये हेडिंग नहीं है। प्रारूप का मतलब ये नहीं कि आप ये हेडिंग लंबी सी डाल दीजिएगा और उसके अंदर खूब सुंदर मोती जैसे अक्षरों में लिखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक क्षेत्र है। अब आपको इंडिया और भारत के बीच का जो विरोधाभास है, पहले उसको दर्शाना है। इंडिया और भारत के बीच का विरोधाभास मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर पश्चिमी सभ्यता जो है, जो पश्चिमी संस्कृति हमें प्रभावित कर रही है, और हमारी जो देशी संस्कृति है, उनके बीच का जो विरोधाभास है वो असल में सामने आता है। ये तो प्रतीकात्मक शब्द हैं, इंडिया हो चाहे भारत हो, यहाँ पर प्रतीक के रूप में इन्हें इस्तेमाल किया गया है। इसके पीछे का जो असली इसमें मसला है या अर्थ है वो यही है कि हम अपनी देशी संस्कृति और विदेशी संस्कृति के बीच में जो विरोधाभास है उसको यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कारणों की पड़ताल करेंगे। आखिर विरोधाभास उत्पन्न हुआ है तो उसके पीछे कुछ वजह होगी और जो कारण है उन्हें लिखेंगे, तर्क के साथ लिखेंगे। और जो नीतियाँ इसमें बनी हुई हैं, मतलब हमारी सरकारों के द्वारा या जो विदेशी हैं उनके द्वारा बनाई गई नीतियाँ थीं, तो उनके अंदर कौन से दोष थे कि इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हुई, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। और इस द्वंद्व का जो सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इसको भी हम लोग देखेंगे। इंडिया बनाम भारत ये कोई बहुत खुशी का विषय नहीं है। यहाँ विरोधाभास हो रहा है तो विरोध जहाँ भी होता है वहाँ उन्नयन नहीं होता बल्कि अवनमन होता है। और वही अवनमन हम अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में देख रहे हैं। इस समय हम लोग पाश्चात्य सभ्यता के पीछे इतना आंख मूंद कर भाग रहे हैं, या पश्चिमीकरण हमारे देश में इतनी तेजी से हो रहा है, जिसे कि आप वैश्वीकरण भी कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिसका कि भारतीय भाषाओं पर तो बहुत गलत प्रभाव पड़ा है और हमारी संस्कृति भी उससे कम प्रभावित नहीं है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में इसका क्या दुष्प्रभाव है और गहरा दुष्प्रभाव है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद अंत में जो समाधान आपका है वो रहेगा।
देखिए, जब भी आप उपसंहार करिए तो जो समस्या आपने खड़ी की है या शीर्षक के द्वारा जो समस्या आपके सामने प्रस्तुत की गई है, उसका आप अपनी तरफ से एक सुझाव दीजिए, अपने विचारों को लिखिए। कहा जाता है कि शुरुआत और अंत में कुछ कथन, काव्य, उदाहरण आदि डाल दीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डालिए तो अंत में वही लिख दीजिए। उपसंहार जब आप लिखते हैं तो उसके शुरू में आप जो कविताएं हैं, कविता के अंश हैं, कथन हैं, उनको डालिए, लेकिन जो अंतिम पंक्तियां उसकी होती हैं, उपसंहार में भी एक पैराग्राफ आप लिखेंगे तो उपसंहार की जो अंतिम पंक्तियां होती हैं उसमें आप अपने शब्दों में उसका समापन करिए। वहाँ जो शब्द हैं वो आपके होने चाहिए, वो किसी और के नहीं होने चाहिए, चाहे वो कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि परीक्षक जो है उसको आपके शब्दों से मतलब है। हाँ, अपने तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए आप उदाहरण ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये आपका प्रारूप है, आवश्यक नहीं है कि आप इसी प्रारूप को बनाइए और ऐसे ही लिखिए, आप अपने मन से प्रारूप बनाइएगा। यहाँ पर सिर्फ एक जो मटेरियल है वो आपको दे दिया जा रहा है। देखिए, इसमें शुरुआत कैसे हो सकती है। तो शुरुआत हम कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं कि देश के वर्तमान परिदृश्य का अगर सूक्ष्म अवलोकन करें, मतलब बारीकी से अगर उसकी निगरानी करें, तो हमें यह मालूम होता है कि एक तरफ तो चकाचौंध और भौतिकता से पूरित इंडिया है, जहाँ पर रंगीनियाँ हैं, विलासिता है, भोग विलास के पर्याप्त साधन है और लोग जो ऐशो आराम की जिंदगी है उसको गुजर बसर कर रहे हैं। और दूसरी ओर क्या है, तो दूसरी ओर का जो चेहरा है वो बहुत ही स्याह है। इधर इधर पस्त और शिकस्त जो भारत है वो कराह रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो इंडिया है वो भौतिकता में डूबा हुआ है, बिल्कुल सोफे पर बैठा हुआ है और एसी वाले कमरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करता, उसे बाहर के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। और ये जो भारत है ये क्या है, ये झोपड़ियों में रहता है, या बहुत हुआ तो कुछ पक्के मकान बन गए, लेकिन खाने का जो दाना है वो बड़ी मेहनत से नसीब होता है। या जितने भी भौतिक संसाधन है जो कि एक दैनिक आवश्यकता है, मतलब वो अय्याशी के लिए नहीं है बल्कि उनकी ज़रूरत है, वो भी उनके लिए पर्याप्त नहीं है। तो इस प्रकार की जो विरोधी स्थितियां हैं वो एक ही देश के अंदर दिखाई दे रही हैं, ये हमने देखा। और उसी को आगे लिखा भी गया है कि एक ही देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर दो विरोधाभासी विभाजन, ये बड़ी विचित्र स्थिति है और गंभीर भी है। यह वास्तव में विडंबना है, निसंदेह है, इसमें कोई शक नहीं है। और यह खाई लगातार चौड़ी हो रही है। इसमें चौड़ापन डालने वाले कौन हैं, जो इंडिया वाले हैं वो हैं। और सरकारी नीतियां भी इसमें कम उत्तरदायी नहीं है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इंडिया नगरों और महानगरों में बसता है, वही चीज़ें कही गई हैं। भौतिकता से पूरित है तो वो कहाँ रहेगा, नगरों और महानगरों में रहेगा। और यहाँ देश के 30 से 35% लोग संपन्न और विलासित जीवन बिताते हैं। देखिए दोस्तों, आप में से अगर कोई भी इन नगरों और महानगरों का रहने वाला है और अच्छी जिंदगी बिता रहा है तो वो यहाँ इस कथन को अन्यथा नहीं लेगा। ये एक गंभीर समस्या है। भले ही आप एक विलासितापूर्ण जिंदगी बिता रहे हैं या महानगरों के निवासी हैं, आपकी जीवन शैली काफ़ी सुविधा संपन्न है, लेकिन फिर भी देश की समस्याओं से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। और ख़ास तौर पे तब जब आप एक सिविल सेवक के तौर पे जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। ये परीक्षाएं आप क्यों देते हैं, क्योंकि आप प्रशासन में आना चाहते हैं। और प्रशासन में आप तभी सफल हो सकते हैं या एक अच्छे प्रशासक बन सकते हैं जब आप सामाजिक गतिविधियों पर नज़र रखें और जो देश की मूल समस्या है उसको ध्यान में रखें, तभी तो आप समाधान कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इस विषय को किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, तो इंडिया जो है वो नगरों और महानगरों में बसता है और ज़्यादा आबादी यहाँ नहीं रहती है। 100% अगर टोटल आबादी को हम मान लेते हैं तो उसमें से सिर्फ 30 से लेकर 35% लोग ही यहाँ पर रहते हैं। मतलब सोच लीजिए कि 70-75% लोग जो हैं वो भारत में रहते हैं। और भारत कैसा है, पस्त और शिकस्त है। सुनने में ये शब्द अच्छे नहीं लग रहे हैं, पस्त और शिकस्त, हमारा देश कैसे हो सकता है, लेकिन वास्तविकता यही है और सच्चाई कभी कभी बहुत कड़वी होती है। इतना हमने प्रस्तावना में लिखा। अब चाहें तो आप इस प्रस्तावना में अपनी तरफ से कुछ उद्धरण, काव्य आदि जोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा तो ये होगा कि शुरुआत में 2-4 लाइनें आप किसी कवि की लिखिए, कविताएं लिख दीजिए 2 लाइन। ऐसी कविता लिखिए जो कि इस प्रसंग से मैच करती हो, कुछ ऐसा मत लिख दीजिए जो इससे एकदम अलग हो। और उस कविता के नीचे उस कविता के रचनाकार का नाम या कथन कोई है तो उसके कहने वाले का नाम जरूर लिखिए, क्योंकि उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते, वो उसी के पास रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रस्तावना में हमने भूमिका बना दी, हमने ये प्रारूप तैयार कर दिया कि हम किस दिशा में लिखने वाले हैं। शुरुआत करना बहुत टेढ़ा काम होता है और अगर आपने एक बार गाड़ी स्टार्ट कर ली तो उसे ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, यहाँ पर भारत की अगर बात की जाए, ये तो इंडिया की हमने बात कर ली कि ऐसे लोग क्या हैं, संपन्न और विलासित जीवन बिताते हैं। लेकिन भारत कैसा है, तो भारत जो है वो गाँव में निवास करता है और कस्बों में भी रहता है। कस्बों में कौन रहता है, जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं वो। और निम्न मध्यम वर्ग जो है उसकी स्थिति तो और गंभीर होती है। गरीब आदमी
कहीं बेहतर होता है, लेकिन जो निम्न मध्यम वर्ग होता है वो न तो कह सकता है अपनी गरीबी को, मतलब उसके सामने ये समस्या होती है कि उसका अपना आत्मसम्मान होता है। आत्मसम्मान तो एक गरीब के पास भी होता है, लेकिन वह अपनी समस्याओं को खुल कर कह देता है और निम्न मध्यम वर्ग उसको जाहिर नहीं कर पाता। वो अंदर ही अंदर पिसता रहता है अपनी आर्थिक तंगी को, अपनी कमियों को वो बाहर के समाज में नहीं जाहिर करना चाहता है। वो एक जो धोखा है उसको बना कर रखना चाहता है कि हम बड़े अमीर हैं, हमें किसी बात की कोई कमी नहीं। और दिक्कत क्या होती है कि अंदर जो भरण पोषण है वो भारी पड़ने लगता है। अभी कोरोना का समय चल रहा है, मतलब कोरोना वायरस जो है वो सबको तबाही के कगार पे खड़ा किए हुए है। तो लॉकडाउन का समय चला, लंबे समय तक अलग अलग देशों में पूरी दुनिया जो है वो तालों में बंद रही। अब धीरे धीरे खुल रही है, काफ़ी हद तक खुल भी गई है। तो इस लॉकडाउन के समय में जो मतलब रोजगार थे, वो भी कैसे, दैनिक रोजगार, रोज कमाने खाने वाले जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं। न तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को कोई दिक्कत है, उन्हें उनके जो खाते हैं उसमें सैलरी आ जाती है, और जो गरीब मजदूर हैं उनके सामने भी दिक्कतें थी। वो रोज़ कमाते खाते थे तो उन्हें मेहनताना मिलता था, उससे उनके परिवार का जो पोषण है वो होता था। तो उनके सामने भी दिक्कतें थी और वो भी परेशान थे। कहने का मतलब ये है कि जो एकदम ऊंचे वर्ग थे, जो कि इंडिया में रह रहे थे, उन्हें इस लॉकडाउन में कोई खासी समस्या नहीं हुई, घाटा तो सबको लगा, लेकिन उनके सामने ऐसी जो आजीविका वाली दिक्कत है वो नहीं आती है। जो नीचे वाले लोग हैं, जैसे कि मजदूर वर्ग है या रोज कमाने खाने वाले नौकरी पेशा लोग हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज या इस प्रकार के स्थानों पर नौकरियां करते हैं, उनके सामने बड़ी दिक्कत थी। वो खुलकर कह भी नहीं सकते हैं और जीवन जीने के लिए पैसा तो चाहिए ही। तो इस प्रकार की दिक्कतें ये भारत झेलता है, इंडिया नहीं झेलता। तो है ना विरोधाभास। अब देखिए आगे, यहाँ पर कहा गया कि जो अरबपति है, यहाँ इंडिया के बारे में पहले देख लीजिएगा कि ऐसी कोई कमी या विपदा नहीं है, मतलब उनके पास किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। समस्या अगर है तो मानसिक समस्या है। मानसिक समस्या कैसी? पैसा जितना आता है उतना ही और कमाने की इच्छा लोगों के मन में जगती, तो जितना इनके पास है उतना ही और बटोरने की दिन रात जो लालसा है उसमें ये लगे हुए हैं। तो ये तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन इस प्रकार की कोई कमी नहीं है जिसका ये रोना रोए। और ये मस्त है, मस्त तो रहेंगे ही। और यहाँ के जो अरबपति हैं, मतलब अरबों खरबों कमाने वाले लोग हैं, वो विवाह आदि जो समारोह होते हैं उनमें फिजूल खर्ची करते हैं, मतलब पैसा पानी की तरह बहाते हैं। वो जितना पैसा उस विवाह समारोह में खर्च कर देते हैं, लाखों के करोड़ों के कपड़े बनवा लेते हैं या जितने भी आयोजन है उसमें खर्चा करते हैं, तो उतने में बहुत सारे गरीबों का पेट भर जाएगा, उनका जो जीविकोपार्जन है वो कुछ दिन तक होता रहेगा। लेकिन ऐसा वो नहीं सोचते। ये स्थितियाँ हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत जो है, इंडिया की बात तो हमने कर ली, लेकिन जो भारत है वहाँ का आम आदमी पैसों के लिए बच्चों के व्यापार तक करने को विवश हो जाता है। सुनने में थोड़ा कठोर लग रहा है कि अपने बच्चों का व्यापार कैसे करेगा, लेकिन बहुत से अपने देश में स्थान ऐसे हैं जहाँ लड़कियाँ बेची जाती हैं। मतलब लड़की का पिता लड़की को बोझ समझता है कि इसका विवाह करना है, वो उत्तरदायित्व तो मेरा है, पैसा कहाँ से आएगा। तो कुछ ऐसे वर पक्ष होते हैं जो कि कन्या को खरीद लेते हैं, मतलब लड़की को एज ए नौकरानी, मतलब विवाह का ऊपर से मुहर लगा देते हैं और नौकरानी की तरह उसको खरीद लेते हैं और बदले में लड़की के बाप को पैसा दे देते हैं। इसी प्रकार से लड़कों की भी खरीद फरोख्त होती है। तो इतने गंभीर परिस्थिति तक भारत जो है वो मजबूर है, इसे आप देख रहे हैं। और यह एक त्रासदी है, बहुत गंभीर समस्या है, और नहीं रोका गया तो स्थितियां विस्फोटक हो जाएंगी। यानी जो असमानता की खाई है जब ज़्यादा चौड़ी होगी, तो जो यहाँ पे दबा कुचला वर्ग है या परेशान पस्त और शिकस्त है, उसके अंदर असंतोष पैदा होगा, और ये असंतोष आक्रोश का रूप धारण कर सकता है, और तब देश की जो एकता है उस पर संकट मंडरा सकता है। ये कुछ परिस्थितियां हैं। इसके बाद आप अगले पैराग्राफ में ये देख रहे हैं कि जब भी कोई समस्या चाहे कुछ भी हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी हो, अगर वो बड़े पैमाने पर सिर उठाती है तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जब छोटी मोटी समस्या होती है, मतलब थोड़ी बहुत शिकायतें होती हैं, तो लोग नहीं सोचते, लेकिन अगर ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोग चिल्लाने लगे एक ही बात को लेकर, तो मन में ये विचार आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इंडिया बनाम भारत के संदर्भ में सबसे बड़े दोषी कौन है? यहाँ जो गुनहगार हैं उनकी पहचान होनी आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे बड़े जो दोषी हैं वो नीति बनाने वाले हैं, जो पॉलिसी मेकर लोग हैं, वो इसके जिम्मेदार हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भले ही हम ये कह दें कि अब उद्योगों का विकास बहुत तेज हो रहा है, डिजिटल इंडिया है, और मतलब यहाँ पे जो मेक इन इंडिया वाला प्रोसेस है वो चल रहा है, उद्योगों की बढ़त हो रही है, वो सब ठीक है, लेकिन अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो कृषि है। हम उद्योगों को अपना मेरुदंड नहीं बना सकते, संभव नहीं है अभी के लिए। हम इंग्लैंड नहीं बन सकते एकाएक, समय के साथ हो सकता है, लेकिन हर देश की जो भौगोलिक और सामाजिक स्थितियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर कृषि की प्रधानता है और कृषि को ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है।
ये सही है कि किसानों के लिए नीतियां बनती हैं, तरह तरह के कानून बनते हैं, उन्हें लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन क्या वो उतने लाभान्वित होते हैं जितने कि उद्योगपति होते हैं? ऐसा होता है? कभी नहीं होता। बल्कि किसान जो है वो त्रस्त ही रहते हैं हमेशा। और बहुत बार ऐसी नौबत आती है कि जब फसल बर्बाद होती है तो उनके पास जीवन छोड़ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। तो ये स्थितियां हैं। अब देख लीजिए, किसान जो है वो यहाँ पे जब कृषि के आधार पे आप नीतियां नहीं बनाएंगे तो कृषि को हतोत्साहित होना पड़ेगा, मतलब वो पीछे हट जाएगी। और कृषि का हतोत्साहित होने का मतलब ये है कि कृषक जो है वो एकदम से निराशा के गर्त में डूब जाएगा, संघर्ष करेगा। और संघर्ष करने की भी एक सीमा होती है, जब वो सीमा पार हो जाएगी तो वो जीवन का अंत कर लेगा। किसानों की आत्महत्या ये जग जाहिर बात है। इसके बाद देख लीजिए, किसानों की जो जमीनें हैं उनको हड़पने वाले कार्य भी आजकल बहुत तेज हो रहे हैं। ये उद्योग जो है ये कहाँ पनप रहे हैं, ये फैक्ट्रियां कहाँ लग रही हैं? किसानों की जमीन पर ही तो लग रही हैं। इसे आप देख रहे हैं। और भारत में ऐसे किसानों की बहुतायत है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर जीवन यापन करते हैं। बहुत बड़े काश्तकार नहीं है, या हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं उनकी तरह उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं है, बहुत बड़े जमीन के टुकड़े नहीं है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 या 2 बीघा जमीन ही है। अब सोच लीजिए, आप इतने छोटे टुकड़े पर वो गुजर बसर कर रहे थे, और उस पूरी जमीन को किसी उद्योग ने या किसी सरकारी नीति ने अधिग्रहित कर लिया, अपने अधीन ले लिया, तो वो किसान क्या करेगा? आप सोच कर देखिए। तो वही स्थितियां हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले कई वर्षों में कृषि भूमि का सरकारी अधिग्रहण बहुत तेज रफ्तार में हो रहा है, जिससे किसानों के घर और उनकी मिट्टी उनसे छिन रही है। मतलब जिस जमीन पर वो घर बनाकर रह रहे थे वो भी जा रहा है, और साथ में जो धरती है वो तो जा ही रही है, उनकी मिट्टी छिन रही है। बदले में पैसा मिल जाता है। सरकार जब सड़क चौड़ी करती है, एक उदाहरण लिया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सड़क चौड़ी करती है तो आसपास की जमीन वो सड़क निकल जाती है। परिवहन को तेज बनाने के लिए इन उद्योगपतियों और जो इंडिया वाले हैं उनकी कारों को तेज रफ्तार में दौड़ाने के लिए सरकार जो है वो सड़कें चौड़ी कर रही है। ट्रैफिक क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कारों की और जो वाहन है उनकी संख्या बढ़ रही है। और वाहन किसके पास हैं? जिनके पास पैसा है उसी के पास रहेंगे। 4 पहिया वाहन कौन खरीदेगा? तो इसलिए यहाँ पर जो सड़क चौड़ी हो रही है वो कहाँ से आ रही है? वो जमीन खेतों की है। आसपास के जो किसानों के खेत हैं वो उसमें जा रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि वो खेत सरकार ने उनसे ले लिया, अधिग्रहित कर लिया, और बदले में उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया, करोड़ों रुपया डाल दिया। क्या पैसा जो है वो मिट्टी का मूल्य चुका सकता है? कभी सोच कर देखिएगा। तत्काल आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, लेकिन अनाज का जो काम है वो पैसा कर सकता है। आपको भूख लगेगी तो आप गेहूं की रोटी खाएंगे कि सिक्के खाएंगे? तो वही स्थितियां यहाँ पर है। अब देख लीजिए, अमूल्य धरती का जो मूल्य है, धरती कैसी है? वो अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तो इसका जो मूल्य है वो सरकार करोड़ों का मुआवजा देकर भरना चाहती है। क्या यह पर्याप्त है? और ये प्रश्न बहुत तीखा है, सबको कड़वा लगेगा। क्या अन्न का विकल्प नोटों की गड्डियां हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती। ये मतलब तुरंत का उत्तर है, और एकदम सटीक इसका जो समाधान है वो यही है कि नहीं हो सकती। लेकिन इंडिया का भूखा पेट इन्हीं खेतों की जमीनों को निगलकर संतुष्ट होता है। इंडिया की जो भूख है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। जितना उनके पास है उससे दुगना जुटाना चाहते हैं, और जुटाना चाहेंगे तो फैलेंगे, हाथ पैर पसारेंगे। और हाथ पैर पसारने के लिए जो देश का क्षेत्रफल है वो सीमित है। अब जब क्षेत्रफल सीमित है तो यहाँ पर फैलने के लिए दूसरों के ऊपर चढ़ने लगेंगे, ओवरलैपिंग करने लगेंगे, और ओवरलैपिंग के शिकार कौन होंगे? भारत वाले होंगे। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर पैदा होती हैं, और इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचता है। किसानों का हक तो मारा ही जाता है, साथ में पर्यावरण कितना नष्ट होता है ये आप खुद ही देख सकते हैं। सरकार अगर भूमि का अधिग्रहण कर रही है, या जो उद्योगपति है वो अपने उद्योगों के लिए जमीन ले रहे हैं, तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं या जीवों के आवास है उनको नष्ट करके बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करेंगे या पक्की सड़क बनवाएंगे। तो इससे पर्यावरण और जीवों को भी क्षति पहुँचती है। ये आपने देखा। इसके बाद देखिए, सरकार की मंशा अधिग्रहित भूमि पर आवासीय इमारतें बनाने, उद्योग लगाने, विद्युत संयंत्र स्थापित करने या राजमार्ग बनाने की है। ये राजमार्ग भी बड़ी समस्या है। तो ये सब बनाने के लिए सरकार क्या करती है? भूमि का अधिग्रहण करती है। इंडिया को शाइनिंग बनाने के प्रयास में भारतीय जनता का शोषण बढ़ता जा रहा है। इंडिया को चमकीला बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखो कितना चमक रहा है। और ये जो चमक है, इसके पीछे का जो काला पक्ष है वही भारत है। जितनी इसके अंदर चमक बढ़ती है उतना ही भारत में अंधेरा बढ़ता जाता है। अब आप सोच लीजिए कि इसमें कहाँ तक स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। इसके बाद देखिए, यह उपेक्षित और दलित महसूस कर रहा है। कौन? भारत। भारतीय जो किसान है, भारतीय आम आदमी है, वो यहाँ पे अपने आप को कुचला हुआ महसूस कर रहा है। और इस शोषण परक नीतियों का मतलब, ये जो नीतियां हैं ये कैसी हैं? शोषण करने वाली हैं। तो इनका नतीजा ये है कि भारतीय समाज का जो पूर्णतः नंगा, त्रासद और दुखदायी रूप है वो सामने आ रहा है। मतलब एकदम नग्न स्वरूप जो है वो उभर कर सामने आ रहा है। और ये स्थितियां किसानों की उपेक्षा करने से भी हो रही हैं, और जो आम आदमी की ज़रूरतें हैं उनको नज़रअंदाज करने से भी हो रही हैं। इतना हमने देखा।
इसके बाद यह आप कह सकते हैं कि यह सत्य है कि विकास मनुष्य का स्वभाव है। हमने अभी तक बहुत बुराई की है, पानी पी पी कर कोसा है कि इंडिया वाले जो है वो एकदम ऐशो आराम में रह रहे हैं और जो गरीब मजदूर हैं उनकी ज़मीनों और उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। लेकिन विकास करना हर आदमी चाहता है, ये मनुष्य का स्वभाव है और विकास को रोका भी नहीं जा सकता। अगर आपको अपना अस्तित्व बना कर रखना है, अपने वजूद को जिंदा रखना है, तो आपको विकसित होना होगा। ये प्राकृतिक नियम है। लेकिन विकास के नाम पे प्रकृति को कष्ट पहुंचाना, उसे पीड़ित करना या किसी की आजीविका का स्रोत ही छीन लेना, पता लगा उसकी ज़मीन, उसका हक आपने छीन लिया, तो यह न तो नीतिगत है और न ही ये मतलब अच्छा माना जाएगा। ये संवैधानिक भी नहीं है और नीति के हिसाब से भी सही नहीं है। यदि हम लोकतांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से देखें तब भी ये ठीक नहीं माना जाएगा। मतलब ये हर तरह से, हर नीति निर्माताओं की दृष्टि से सही नहीं माना जा सकता। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि खेतों को उद्योगों के हवाले करके यदि हम विकास की बात कर रहे हैं तो यह विकास नहीं बल्कि समूचा विनाश है। क्योंकि खेत अगर एक बार नष्ट हो गए, खेती के योग्य जो ज़मीन है वो नष्ट हो गई, तो आप अन्न कहाँ उगाएंगे? और जो उद्योगपति है या जो शाइनिंग करता हुआ इंडिया है, आखिर वो खाने के लिए तो अन्न की ही मांग करेगा, तो वो कहाँ से आएगा? ये स्थितियाँ हैं। और कृषक ही मानव सभ्यता के निर्माता हैं, ये हमें मानना होगा। और मानना ही सिर्फ नहीं होगा, ये नहीं कि किताबों में पढ़ लिया और संतुष्ट हो गए, बल्कि इस पर काम भी करना होगा, उन्हें संभालने का प्रयास करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा। ये हमने देखा और इसका नतीजा तो हम देख ही चुके हैं क्या हो सकता है। लेकिन कारण एक ये भी है कि हमने पश्चिमी जो सभ्यता है उसका आंख मूंद कर अनुकरण किया है। मतलब वहाँ जैसा हो रहा है, वहाँ उद्योग लग रहे हैं, मशीनें लग रही हैं, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसको हमने भी अपना लिया। और महात्मा गांधी इस वृत्ति के प्रबल विरोधी थे। गांधी जी इस चीज़ का विरोध करते थे। तो आप जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें गांधी जी की नीतियों से परिचित ही हैं, तो यहाँ उसी के बारे में कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सभ्यता मनुष्य को उपभोक्तावाद का रास्ता दिखाकर नैतिक पतन की ओर ले जाएगी। उपभोक्तावाद जो है ये नीतिगत पतन का उत्तरदायी होता है। मतलब मनुष्य का जो चरित्र है वो यहाँ पर धूमिल हो जाता है, उसकी नीतियाँ स्थिर नहीं रह जाती या स्पष्ट नहीं रह जाती। तो गांधी जी इसका विरोध करते थे और वे ऐसी किसी भी अवधारणा के खिलाफ थे जिसका लक्ष्य भौतिक इच्छाओं की वृद्धि करके उनकी पूर्ति के उपायों को ढूंढना है। मतलब भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहिए, लालायित रहिए, इसके खिलाफ गांधी जी हमेशा रहते थे। उनका खुद का जीवन बहुत ज़्यादा संयमित था, वो संयम का जीता जागता उदाहरण थे। आत्मनियंत्रण कैसे किया जाता है ये हमें गांधी जी से सीखना चाहिए। इसीलिए गांधीवादी दर्शन से जो संघ लोक सेवा आयोग है या ये जो प्रादेशिक लोक सेवा आयोग हैं, इनकी मुख्य परीक्षाओं में अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि भारत को पस्त बनाने और इंडिया को रोशन करने का प्रयास और भी कई स्तरों पर जारी है। हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं वो इसके लिए उत्तरदायी है। ये तो हमने जो नीति निर्माता है उन्हें कोस लिया है, लेकिन यहाँ जो नीतियां हैं उसकी चर्चा अगर की जाए तो आर्थिक नीतियां सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के नव उदारवादी ढांचे ने कृषि क्षेत्र को नाकारा साबित कर दिया है। मतलब ये दर्शाने का प्रयास किया है कि खेती किस काम की है, खेती से कुछ मिलता है क्या, अभी उद्योग लगाइए मालामाल हो जाएंगे, ये दर्शाने का प्रयास किया है। और एक समय ऐसा था कि जब कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करती थी, और थी नहीं बल्कि है भी, लेकिन कोई मानता ही नहीं है। आजकल लोग इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता यही है कि अभी भी वो है, लेकिन मान नहीं रहे, और नहीं मानेंगे तो नतीजा घातक होगा। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि हम विदेशी निवेश के मोहपाश में जकड़े हुए हैं और विदेशी पूंजी को प्रोत्साहित करने के फेर में इसके जो दुष्परिणाम है, यानी गलत इसका जो इफेक्ट है, उस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ प्राप्त कर रहे हैं और लेते जा रहे हैं, पैसा मिल रहा है, खुश हो रहे हैं। सरकार ने भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रास्ते को साफ करने में असाधारण तत्परता दिखाई है। मतलब एकदम बहुत तेजी से उसने क्या किया है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसको रास्ता दे दिया है कि भाई आओ, मेरे पास आओ। और यही कारण है कि आर्थिक गतिविधियों में संलग्न जो नामचीन कंपनियां हैं, जो ऊंची ऊंची कंपनियां हैं, यहाँ नाम लेना सही नहीं है और आप नाम लीजिएगा भी मत। यहाँ पर किसी को भी एकदम नाम लेके टारगेट मत बनाइएगा, उसको सांकेतिक तौर पे टारगेट बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ नामचीन कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं वो भारत के खुदरा व्यापार में दिलचस्पी दिखा रही हैं। मतलब उन्हें बहुत इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट होगा भी, फायदा उन्हें होता है। देश में हमारा जो देश है यानी भारत, इसमें माल कल्चर का विकास हो रहा है। मॉल कल्चर जो है इसने सुपरमार्केट और जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उन्हें पीछे छोड़ दिया है, और जितने भी स्वरोजगार के साधन थे या यहाँ के जो मतलब यहाँ के स्थानीय दुकानदार थे, विक्रेता थे, उनको काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान पहुँचा है। उदाहरण के तौर पे जैसे अमेजन है या फ्लिपकार्ट है, इससे आप कोई सामान ऑर्डर करते हैं, आपको घर बैठे मिल जाता है और कभी कभी बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है। दोनों चीज़ें हैं, छूट अच्छी मिल रही है और घर बैठे आपको बाहर निकलने की भी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ एक बटन या स्क्रीन पर कुछ अंगुलियाँ हिलानी है और सामान आपके घर आ जाएगा। और यही काम आपको बाजार जाके कुछ दिन पहले करना पड़ता था।
लेकिन इस पूरे जो सुविधा का ये चक्र है, मतलब आदमी को सुविधा होगी तो इसी प्रकार से काम करेगा, और इसलिए ऑनलाइन जो आजकल शॉपिंग है उसका चलन बढ़ गया है। तो इससे जो स्थानीय दुकानदार हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा घाटा लग रहा है। और जब उनके अंदर परेशानी आ रही है तो उनका एक बड़ा वर्ग है, वो इक्के दुक्के तो है नहीं, बड़ी संख्या में है, तो उनका पूरा वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है। और जब वो प्रभावित होंगे तो जो समाज की स्थिति है वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती, ये हम कह सकते हैं। और बड़े शहरों को ये जो मॉल्स हैं ये अपना लक्ष्य बना चुके हैं, वहाँ अपना पैर जमा चुके हैं। अब इनका जो रुख है वो गाँवों और जो छोटे छोटे कस्बे और शहर हैं उनकी ओर है। मतलब छोटे जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ भी ये फैलने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत हद तक फैल गए हैं। आप देख रहे हैं कि जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्शियल साइट्स हैं, यहाँ से अगर आप ऑर्डर दीजिए तो आज से 5-6 साल पहले बहुत से ऐसे इलाके थे, बहुत से ऐसे पिन कोड हुआ करते थे जहाँ पर जो होम डिलीवरी की सुविधा है वो नहीं उपलब्ध थी। लेकिन आज के समय में शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा बचता हो जहाँ पर ये उपलब्ध न हो सकता है कि कैश ऑन डिलीवरी न देते हों लेकिन पहुँचा देंगे, ऐसी स्थितियाँ हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये फैल रहे हैं, पैर फैला रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा ढक लेंगे भारत को, सिर्फ इन्हीं का व्यापार चलेगा। जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान बंद करके कुछ दूसरा सोचेंगे, ये स्थितियाँ हैं। और इससे क्या हो रहा है, जो फेरी वाले हैं, कृषक हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो तबाह हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जो फेरी वाले होते हैं वो कपड़े बेचते हैं, प्लास्टिक के सामान बेचते हैं, या इस प्रकार की जो फुटकर चीज़ें हैं, कुछ चूड़ियाँ बेचते हैं, कप प्याली बेचते हैं, इस प्रकार के फेरी वाले होते हैं। घूम घूम कर टोकरी में या ठेले पर सामान लेकर घूमते हैं। और वही चीज़ें अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं तो क्या हम उनसे खरीदेंगे? ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए वो घाटे में जा रहे हैं। यही चीज़ छोटे दुकानदारों के साथ भी है और किसानों के साथ भी है। बड़े औद्योगिक घरानों और कंपनियों ने छोटे कारोबारियों को निगलना प्रारंभ कर दिया है। मतलब वो इतना फैल चुके हैं कि जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए जगह ही नहीं बची। वस्तुतः जो इंडिया उद्योगों, बहुमंजिला रिहायशी इमारतों और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, एसी माल और 5 स्टार जो होटल है या इमारतें हैं उनके चकाचौंध से ढका हुआ है, वह हमारी पुरातन सभ्यता के अवशेषों पर ही निर्मित है। ये वाक्य बहुत ही ज्वलंत है और अच्छा है। मतलब जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी, हमारा जो पुराना ढांचा था, उसी को तोड़ फोड़ कर उसी का जो ध्वंसावशेष है, उसी पर ये चमकीली जो इमारतें हैं, ये जो शाइनिंग करता हुआ इंडिया है, ये खड़ा हुआ है। इसकी नींव क्या है? वही पुराना भारत। लेकिन सामने से ये यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम तो पश्चिमी जो सभ्यता है उसके ढांचे में ढल गए हैं, उसी के पॉलिश को हमने अपने ऊपर चढ़ा लिया है, ये चीज़ें। और ये जो नींव नीचे की है जिस पर ये खड़ा हुआ है, उस नींव में हमारे भारत की जो मूल आत्मा है वो दफन है। ये बहुत ही दुखदायी स्थिति है। इंडिया और भारत के बीच का फासला केवल आर्थिक और सामाजिक स्तरों तक ही सीमित नहीं है, बस इतना ही नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक पतन के लिए भी उत्तरदायी है। जो संस्कृति है वो भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है और लगातार उसमें जो गलत असर है वो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। भारतीय संस्कृति के जो आदर्श हैं उन्हें तोड़ मरोड़ के उस पर पश्चिमी पेंट चढ़ा दिया गया है। मतलब पॉलिश ऊपर से दूसरा है लेकिन अंदर जो आत्मा है वो भारतीय है। तो ऐसी जो मिलावट है ये कभी भी फायदेमंद नहीं होती। और हमारी भारतीय जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसके साथ आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। और एक नई संस्कृति यहाँ पर सामने आ रही है, इंडियन कल्चर। ये एक नई संस्कृति पैदा हो रही है, इंडियन कल्चर। कहने के लिए तो कहेंगे कि ये भारतीय संस्कृति है, लेकिन ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये मिलावट है। ये सिर्फ एक बुद्धिहीन नकल है या अंधा अनुकरण है पश्चिमी सभ्यता का। मतलब हम भारतीय हैं और भारतीय जो है वो पश्चिमी सभ्यता का बिना सोचे समझे अनुकरण कर रहे हैं। देखिए, अनुकरण करना कभी खराब नहीं होता। किसी के पास अगर कुछ अच्छा है तो आप सीखिए। सीखना मनुष्य का स्वभाव होता है और विकास के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन आप कम से कम अपनी स्थिति पर भी तो विचार कर लीजिए। पड़ोसी जो है वो 2000 के जूते पहन रहा है, तो आप अनुकरण करके 2000 के जूते खरीद लीजिए। अब आपका जो आर्थिक सामर्थ्य है वो आपके पड़ोसी जितना नहीं है, तो आप जूते खरीद कर कभी खुश रह पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए कम से कम अपनी परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। और वही चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। अब देख लीजिए, भारत आज भी मूल्यों और धरोहरों को सजोने में लगा हुआ है, मतलब बटोरने में लगा हुआ है, उसे सुरक्षित रखना चाहता है और आचरण की शुद्धता को सर्वोपरि समझता है। लेकिन दूसरी ओर जो इंडिया है वो नैतिक मूल्यों को पैरों तले रौंद कर भोगी बन गया है। मतलब सिर्फ भोग विलास के बारे में सोच रहा है और कुछ उसके दिमाग में आता ही नहीं है। यह त्रासदी तब और ज़्यादा जटिल हो जाती है, गंभीर हो जाती है, जब भारतवासी अपने सद्गुणों का त्याग करके इस छद्म संस्कृति को अपनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया बनाम भारत हम पढ़ रहे हैं तो भारत को इससे हम अलग रख सकते हैं। भारत वाले जो है वो भी देखा देखी जो शाइनिंग इंडिया है उसमें घुसने की कोशिश करते हैं। वो उन्हीं की तरह से आधुनिकीकरण का जो आवरण है उसको चढ़ाने का प्रयास करते हैं और एक जो अंधी नकल है वो करते हैं। तो अपनी संस्कृति को भुला देते हैं और पश्चिमी सभ्यता के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। ये परिस्थितियाँ हैं।
और यहाँ ये कहा जा रहा है कि वो अपने सद्गुणों का त्याग कर देते हैं और इस धोखे वाली संस्कृति को अपनाने के लिए हाथ पैर फैला देते हैं, क्योंकि वे आदर्शवादी और संयमित दिनचर्या से ऊब कर आराम की जिंदगी जीने के लिए यहाँ पर आसक्त हो जाते हैं। मतलब क्या है, आराम सबको चाहिए होता है, कोई भी संयम को पसंद नहीं करता। संयम एक साधना है और साधना हमेशा दुखदाई होती है, उसमें कष्ट होता है। तो यहाँ पर वो जो साधना वाला जीवन है उसको त्याग कर इस चकाचौंध की ओर मुड़ना चाहते हैं। पहले के समय में ऋषि मुनि जो होते थे वो एकांत जो जंगल या पहाड़ी इलाके होते थे, हिमालय की कंदराएं होती थी, उसमें जाकर तप करते थे। क्यों नहीं वो किसी घर में करते थे, किसी गांव में करते थे, ये भी तो कर सकते थे। लेकिन घर या गांव में करेंगे तो वहाँ तरह तरह के भोग विलास के साधन उन्हें आकर्षित करेंगे, मोह माया उन्हें ललचाएगी। इसीलिए वो ऐसे नीरव स्थान पर चले जाते थे जहाँ पर सुनसान हो, कोई रहता न हो, दूर दूर तक किसी भोग विलास की सामग्री का पता आता न हो। तो ऐसे ही यहाँ जब भारत को सामने एक बढ़िया विकल्प दिखाई दे रहा है इंडिया के रूप में, तो वो क्यों नहीं जाना चाहेगा। और वही स्थिति आजकल भारतीय लोगों की हो रही है। अब यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि हम अपने विकास की योजनाएं देश के कृषि प्रधान जो स्वरूप है उसको ध्यान में रखकर बनाएं, और आर्थिक क्षेत्र में भी कृषि जो स्थानीय रोजगार है, कुटीर उद्योग है, उनको प्रोत्साहित करें। ये एक तरीका हो सकता है। अब आप समाधान दे रहे हैं, अंत में समाधान देना आवश्यक होता है। किसानों और मजदूरों के हितों का संरक्षण किया जाए और यह भी ध्यान रखा जाए कि विकास की नीतियों का शिकार उनकी आजीविका और संसाधन न हो। विकास तो हो लेकिन किसी का शिकार करके न हो। और विदेशी निवेश की भी जो एक सीमा है उसको निर्धारित करना यहाँ आवश्यक है। इतना हमने देखा। उसके बाद चलिए अब उपसंहार कर देते हैं। तो भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है, ये एक जग जाहिर बात है। वह धर्म गुरु है और विश्व गुरु है। एक समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो अपनी संस्कृति और अपना जो वैभव है, संपन्नता है, उसके चलते कहा जाता था। उसके मूल स्वरूप को अखंड रखकर ही, जो पहले का हमारा प्राचीन स्वरूप था, एक समृद्ध स्वरूप था, उसको हम लोग अक्षुण्ण और अखंड रखकर ही यहाँ जो वैश्विक पटल है उस पर अपनी उपस्थिति को अच्छे तरीके से दर्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हमारी संसार में कोई पहचान नहीं है, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसी की वजह से हम ज़्यादा जाने जाते हैं। तो उसको हम लोग अटल रखेंगे तभी बढ़ पाएंगे, विकसित हो पाएंगे। अपनी जमीन को छोड़कर कोई भी पौधा जो है वो बढ़ नहीं सकता, उसको एक जड़ चाहिए होती है। और जड़ कहाँ जमेगी? जमीन पर जमेगी, मिट्टी में जमेगी, और वही मिट्टी है हमारी भारतीय संस्कृति। हर देशवासी को अपनी जमीन से, अपनी संस्कृति से जुड़ना होगा। अब यहाँ पर एक कवि की कविता का उदाहरण लिया गया है, ये सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। कविताएं पूरी आपको नहीं लिखनी है, जितना उसमें से आवश्यक पंक्तियां हो उतना ही छांट कर लिख लीजिएगा। और आवश्यक नहीं है कि आप यही लिखिए, इससे भिन्न भी लिख सकते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि जगमग नगरों से दूर कहीं है जहां न ऊंचे खड़े महल, टूटे फूटे कुछ कच्चे घर, दिखते खेतों में चलते हल, पुरई पालो खपरेलों में, रहीमा रमुआ की नावों में, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गाँव में। तो भारत असल में कहाँ बसता है? गाँव में। कहते हैं ना कि भारत माता जो है वो ग्राम्य वासिनी है, गाँव में निवास करती है। तो गाँव में निवास करती है, इसका मतलब ये नहीं कि पिछड़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि वही भारत की आत्मा है, और वो पिछड़ापन नहीं है, वो हमारी पहचान है। और उस पहचान को हमें और मजबूत बनाना है, और ये हर भारतीय का कर्तव्य हो, चाहे वो इंडिया में रह रहा है चाहे भारत में रह रहा है। तो यही आपका समाधान है, इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नमस्कार।